Hello students, Ashu Arora is with you, teacher of APS. Today I will discuss business environment. ठीक है, our topic is business environment. Okay, then first of all we must know what is business environment. Business environment is the combination of two words, that is business plus environment. ठीक है, business environment is the combination of two words, that is business plus environment. Business is the business और environment is the surroundings. जैसे हम वी आर द ह्यूमन बीइंग ना, तो हम ह्यूमन बीइंग अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी कि जो हमारा सराउंडिंग इन्वायरमेंट है, तो ऐसे ही बिजनेस का भी सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है जिससे बिजनेस उस इन्वायरमेंट से अफेक्ट होता है. देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अ बिजनेस इज मेड अप ऑफ a business is made up of various surroundings are called business environment. क्लियर? समझ में आ गया सबको? उसके बाद हम बात करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट एक्चुअल में और है क्या, क्योंकि कोई भी बिजनेस है ना, वो सोसाइटी में अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता. बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके साथ उसे मतलब कोरिलेट होना ही पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है. मतलब इंटीग्रेशन के बिना तो काम चलता ही नहीं है. बिजनेस है तो उसे अपने फैक्टर्स के साथ मिलके चलना पड़ता है. सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज द sum total of specific and general forces. क्लियर? देन अब हमें समझ में आ गया कि कोई भी बिजनेस है, एनी बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट आइसोलेशन, सो देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट देयर फंक्शनिंग एक्सटर्नली विद देयर एनवायरमेंट. मतलब बिजनेस को खुद फंक्शन यानी कि प्रॉपर चलने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ती है. समझ में आ गया बात? उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? मेन इसका मीनिंग. अब इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया कि बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. ठीक है, तो अब यहां पे हम एक डायग्राम बनाएंगे. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? दीज आर द स्पेसिफिक environment. Clear? And this is the general environment. क्लियर? अब ये तो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले अफेक्ट कौन करते हैं? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया. उसके बाद अफेक्ट करते हैं हमारा जनरल एनवायरनमेंट. स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या है? जो हमारा डायरेक्ट और इमीडिएट फोर्सेस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती हैं. जनरल फोर्सेस क्या हैं? जैसे कि सोशल
जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है, लीगल है एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ये हमारे जनरल इन्वायरमेंट में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक डायग्राम बना के भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फीचर्स की। नेक्स्ट इज द फीचर्स, फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। द फर्स्ट वन इज totality of external forces। सबसे पहले तो बिजनेस को पता होना चाहिए कि ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। मींस इट इज एन एग्रीगेट और सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द बिजनेस एक्सटर्नली। It is the sum total of all the factors which can affect the business externally। अब इसमें हम किन किन फैक्टर्स को ले सकते हैं, वो फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं एंड टेक्नोलॉजिकल हैं और लीगल हैं। ये हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमें ये पता होना चाहिए ऐसे कौन से लीगल फैक्टर्स हैं। लीगल यानी कि अगर गवर्नमेंट अपनी कोई लॉ चेंज कर देता, अगर गवर्नमेंट जो है अपना कोई लॉ चेंज कर देता तो उसका हमारे बिजनेस पे क्या अफेक्ट पड़ता है। समझ में आ गई बात? दूसरा है हमारा सेकंड नंबर पे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये स्टूडेंट्स एक बात आप मेरी ध्यान से सुनो कि सबसे पहले तो हमें पॉइंट्स को क्लियर करना और समझना जरूरी है, क्योंकि बुक्स बहुत सारी हैं जिसमें से आप रीडिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप पॉइंट्स को क्लियर करो, समझो उसको, ठीक है। अब आप इस चीज को समझो, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। यस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक प्लस जनरल फोर्सेस इज इक्वल टू बिजनेस इन्वायरमेंट। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों ही ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अब बात ये उठती है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये स्पेसिफिक फोर्सेस में हम किन किन फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं। क्लियर? देन स्पेसिफिक फोर्सेस में हम इंक्लूड करेंगे किसको? चलो अभी तो इंक्लूड करते हैं, अभी मैं वो बताती हूँ, फिर मैं बताऊंगी स्पेसिफिक फोर्सेस ये होते कौन कौन से हम, ठीक है। इसमें हम इंक्लूड करते हैं कस्टमर्स को, सप्लायर्स को एंड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड एम्प्लॉइज। अब ये तो मैंने बता दिया। उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि स्पेसिफिक फोर्सेस कौन से हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली and which have the immediate influence on the day to day working of the business। जो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं और जिनका हमारे बिजनेस पे इमीडिएट इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। जैसे कस्टमर्स है, ये हमारे बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, कॉम्पिटिटर्स अफेक्ट करते हैं, सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स अफेक्ट करते हैं, एम्प्लॉइज भी डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। इनका हमारे बिजनेस पर जो है डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है और डे टू डे वर्किंग को ये अफेक्ट करती हैं। उसके बाद बात आती है ये जनरल फोर्सेस क्या होती हैं। यस, जनरल फोर्सेस ये हैं जिनका हमारे बिजनेस पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ता है, ठीक है। एंड जनरल फोर्सेस इंक्लूड द इकोनॉमिक, जैसे मैंने टोटलिटी में आपको बताया है, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। समझ में आ गया बात? ये ऐसे फैक्टर्स हैं, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं विच हैव एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस। जो हमारे स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक का डायरेक्ट और इमीडिएट इन्फ्लुएंस होता है। जो हमारे जनरल फैक्टर्स हैं, इनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है ऑन द वर्किंग ऑफ द
बिजनेस। जो स्पेसिफिक है इनका डे टू डे वर्किंग के इफेक्ट पर, डे टू डे वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है। जनरल का डे टू डे वर्किंग पे नहीं पड़ता है, लेकिन बिजनेस की ओवरऑल वर्किंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट है हमारा इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस, यस, इंटर रिलेटेडनेस में हम क्या रीड करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट में काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं विच आर क्लोजली इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो सभी इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट होते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूं। एग्जांपल आप जैसे लीजिए, अगर कंज्यूमर्स में कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाती है अबाउट हाइजीन एंड हेल्थ को लेके, हाइजीन एंड हेल्थ को लेके, उस केस में कंज्यूमर्स जो है वो पैक्ड प्रोडक्ट की डिमांड भी ज्यादा करेगा। समझ में आ गई? दीज आर द इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। मतलब इंटर रिलेटेड कैसे हुआ कि कॉन्शियसनेस अगर इंक्रीज हो जाती है तो पैक्ड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे लूज प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जो कंज्यूमर्स हैं वो पैक्ड प्रोडक्ट की ही डिमांड ज्यादा करेगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर कंज्यूमर्स में अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है हेल्थ को लेके, देन उनके लाइफस्टाइल में तो चेंज आएगा, और लाइफस्टाइल में चेंज आने से कंज्यूमर्स की ऑर्गेनिक फूड को लेके, लो फैट फूड को लेके, शुगर फ्री प्रोडक्ट को लेके डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनके डिपेंड करता है किस पे? कॉन्शियसनेस पे। ये इनके बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट। इंटर रिलेटेड कैसे? अगर कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाती है तो पैक्ड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, लो फैट फूड की डिमांड बढ़ जाएगी, शुगर फ्री प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। सो दीज आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट कंपोनेंट्स। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज डायनेमिक नेचर। फोर्थ इज डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर क्या कहती है कि बिजनेस की जो है ना डायनेमिक नेचर होती है। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है कि बिजनेस कैन ट्रांसफॉर्म इट्स नेचर, या ये कह सकते हैं कि बिजनेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को इजिली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है, मीन्स अब यहां पे हम किसका कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? इफ देयर इज अ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी या लाइफस्टाइल ऑफ, जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में किया, लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर्स। अब बिजनेस को पता चल जाता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है और कंज्यूमर का लाइफस्टाइल चेंज हो गया, देन अकॉर्डिंगली बिजनेस विल ट्रांसफॉर्म इट्स वर्किंग, इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब क्या है, अगर बिजनेस ऐसा नहीं करता है देन बिजनेस विल नॉट स्टैंड इन द मार्केट। बिजनेस का डायनामिक नेचर होना जरूरी है। मतलब अकॉर्डिंग टू द चेंज द बिजनेस मस्ट चेंज इन इट्स सेल्फ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, अब अनसर्टेनिटी क्या है? इट इज द हाईली वोलाटाइल फैक्टर। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट जो है ना, ये
एक ऐसा एलिमेंट है अनसर्टेनिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट का एक ऐसा फैक्टर है जिसे कोई भी बिजनेस इग्नोर नहीं कर सकता। मतलब एवरीथिंग इज अनसर्टेन इन द बिजनेस। अगर आज हमने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया तो जरूरी नहीं है कि हमें उसमें सक्सेस मिलेगी, कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रहती है, ठीक है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस मैनेजर्स टू एंटिसिपेट फ्यूचर इवेंट्स एक्यूरेटली, ठीक है। किसी भी बिजनेस मैनेजर के लिए बिजनेस के फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना, एंटिसिपेट करना बहुत ही मुश्किल है। सो अनसर्टेनिटी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्सिटी। यस, कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है? व्हाट अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी? ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या कहती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इंटर रिलेटेड एंड डायनामिक सिचुएशंस। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है काफी सारे ऐसे फैक्टर्स से बना होता है जो इंटर रिलेटेड तो है ही है, जैसे कि हमने ऊपर अभी रीड करा है, और डायनामिक सिचुएशन में भी हमें वो अप्लाई करने पड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें ये मुश्किल हो जाता है कि हम किस कंपोनेंट के साथ कोरिलेट करें, तो उनकी इंटरडिपेंडेंस हमें कई बार पता नहीं चलती। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। कई बार बिजनेस जो मैनेजर होता है उसे इस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी क्या कहती है? रिलेटिविटी क्या है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस टू बी रिलेटिव इन नेचर। मतलब नेचर के साथ रिलेटिव होना चाहिए। हमें अपना प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जो वो जिससे नेचर को हार्म हो। समझ में आ गई बात? मतलब ये नहीं हो कि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे कि अब नेचर में फ्यूल ज्यादा हो जाता है। फ्यूल यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। तो हमें अपना प्रोडक्ट ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि जिससे हमारी नेचर को क्या हो, हार्म हो। समझ में आ गई बात? तो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। यस, इंपॉर्टेंस अब क्या कहती है? इंपॉर्टेंस, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस क्या कहती है? अगर हम एग्जाम्पल्स उठाएं काफी सारे बिजनेसेस के, अगर आप लोग कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएं बिजनेस की, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बहुत से ऐसे बिजनेस ऐसे हैं जो मार्केट से ऐसे वाइप आउट हो गए हैं। क्यों वाइप आउट हो गए हैं? क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं थी बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज को अडेप्ट करने की। कोई भी बिजनेस मार्केट में तब तक स्टैंड कर सकता है अगर वो बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैपेबल होगा। कैसे कैपेबल होगा? अगर वो चेंजेस को अडेप्ट कर सकता है। अगर वो चेंजेस को अडेप्ट नहीं करता है तो बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो जाते हैं। कहां से? मार्केट से। सो देयर आर वेरियस पॉइंट्स विच देयर इज अ नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग by the business managers so that they can stand in the market for the long run. तो फर्स्ट पॉइंट हम यहां पे क्या रीड करेंगे? द फर्स्ट पॉइंट इज it enables the firm to identify opportunities
and getting the first first mover advantage. Clear? It enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. Yes, अगर बिजनेस मैनेजर को बिजनेस इन्वायरमेंट की पूरी नॉलेज है, मतलब क्या है कि बिजनेस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, अगर इस चीज की उसे पूरी नॉलेज है, देन वो अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से अवेल कर सकता है। और अगर वो अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है, देन इजिली ही कैन गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके वो इजिली बेनिफिट कमा सकता है। अब बात ये आती है कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। आप लोगों को ये भी तो पता होना चाहिए ना कि अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं, ठीक है, मैंने बताया ना कि इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब पता होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं? ऐसे पॉजिटिव चेंजेस दैट विल एनेबल द फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। समझ में आ गई? ये क्या होती हैं? पॉजिटिव चेंजेस दैट मूव the firm to earn more profit, या we can say to improve its performance। ये तो अपॉर्चुनिटी इनके पॉजिटिव चेंजेस मिलते हैं हमें, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। और जब हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, देन वी कैन से कि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं, हम उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट कमा सकते हैं। जैसे कि टाटा नैनो है, अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं तो हम एग्जाम्पल्स में किसे उठा सकते हैं? जैसे कि टाटा नैनो है। टाटा नैनो क्या है? दिस इज द फर्स्ट कार इन स्मॉल कार सेगमेंट्स। और दूसरा क्या है? यूरेका फोर्ब्स। यूरेका फोर्ब्स क्या है? इज द पायनियर इन वाटर प्योरीफायर सेगमेंट्स। इन्हें अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स कंज्यूमर्स का मिला है तो क्या हुआ? मार्केट में इनकी जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन्हें मिल गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी कि इन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया और मार्केट में अपना एक स्टैंड बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स, नंबर 2, इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई It helps the firm to identify threats and early warning signals। लिखिए, early warning signals। समझ में आ गई बात? It helps the firm to identify threats and early warning signals। अगर मैनेजर को इस बात की नॉलेज है कि बिजनेस को कौन कौन से थ्रेट्स को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर थ्रेट्स का पता है कि थ्रेट्स फ्यूचर में कौन से आ सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी वो बना के रख सकते हैं। जैसे अगर बिजनेस को ये पता है कि हमें फ्यूचर में हो सकते हैं कि आज हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट मार्केट में हम अपना उतार रहे हैं और फ्यूचर में क्या होता है कि उसका एक कंप्यूटर पहले ही बैठा हुआ है जो हमारे प्रोडक्ट को क्या compete कर सकता है, तो हम पहले से ही उसे मार्केट में प्रोडक्ट को उतारने से पहले ही हम ये सोच के चलेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं और अभी हमने उसके
मतलब आंसर में हमने कौन सी स्ट्रेटेजी और अपनानी है, ये हमारे होते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, कि पहले ही हमने वो सिग्नल्स को तैयार कर लेना है। इनके थ्रेट्स को पहले हम सोच के चलेंगे कि थ्रेट्स हमें कौन सी मिल सकती हैं, जिससे कि हम उन थ्रेट्स को रिमूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि उन्हें हम अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, इट हेल्प्स इन coping with rapid changes. Coping with rapid changes. Yes, it helps in coping with rapid changes. अगर बिजनेस के मैनेजर को बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स की पूरी तरह से नॉलेज है, देन ही कैन इजिली marked the frequent changes in various spheres. ठीक है, अब उसे इजिली पता चल जाएगा कि ऐसे कौन कौन से रैपिड चेंजेस हैं जो बिजनेस में इजिली आ सकते हैं, और वो रैपिड चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि सपोज कि कस्टमर्स जो हैं वो डिमांड को इंक्रीज कर सकते हैं अगर उन्हें प्रोडक्ट हमारा पसंद आ जाता है। तो बिजनेस को अगर डिमांड, बिजनेस को पता होगा अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो हमने प्रोडक्ट को मार्केट में डिमांड के अकॉर्डिंग और कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है कि कल को टेक्निक चेंज हो सकती है, तो हमें न्यू टेक्निक की भी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम रैपिड चेंजेस को इजिली जो है हम फेस कर सकें। क्लियर। उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे हमारा आता है, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग, assisting in planning and policy formulation. Yes, it helps in assisting in planning and policy formulation. Yes, बिजनेस इन्वायरमेंट, मेन हमने बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस में हम क्या सोच के चल रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर को बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि बिजनेस को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स की को पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर उससे अंडरस्टैंडिंग है देन वो अंडरस्टैंडिंग उसे हेल्प करती है किसमें, प्लानिंग करने में और पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में। समझ में आ गई बात। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, दैट इज द इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। यस, अगर बिजनेस मैनेजर को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की पूरी नॉलेज है देन ही कैन इजिली इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव कर सकता है, व्हेन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ही विल अवेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उसकी इंप्रूव हो जाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट ही कैन अवेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट, that is the last point, it helps in tapping useful resources. It helps in tapping useful resources. Yes, अब बिजनेस को चलाने के लिए सभी यानी कि फोरमैन की नीड होती है, और वो फोरमैन कौन से हैं हमारे पास, फोरमैन हैं मैन
machine, material, and the main thing is money. ठीक है, तो इन सब की जरूरत होती है. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ द नीड ऑफ दीज रिसोर्सेज. ठीक है, जब हमें, अगर हमें यह पता है कि हमें यहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे जो है 4 मेंस की नीड है, ठीक है, 4 मैन की नीड है और हम वहां पे लगा दें 8 मैन, तो क्या उनका यूजफुल रिसोर्सेज कर रहे हैं? नहीं. देयर इज अ वेस्टेज ऑफ दीज रिसोर्सेज. हम ह्यूमन रिसोर्सेज की वहां पे क्या कर रहे होंगे? वेस्टेज कर रहे होंगे. अगर हमें पता है कि हमें पैसा जो है, आज हमें बिजनेस में जो है 1 लाख जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास उतनी मनी नहीं है और हम पैसा जो है इतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हमें वो रिजल्ट मिलेगा? नहीं. तो यूजफुल रिसोर्सेज को हमें टैप करना है कि हमें कितने रिसोर्सेज की नीड है, कितने रिक्वायर्ड है और हम कितने उन्हें यूज कर रहे हैं. अगर हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलेंगे. अगर हम उनका प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं, उन्हें वेस्ट कर रहे हैं, इनकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं, देन देयर विल बी द वेस्टेज ऑफ दोज रिसोर्सेज. तो हमें चाहिए कि हम सभी फैक्टर्स को अच्छी तरह से सोच के और समझ के चलें. ठीक है, देन these are the points of importance of business environment. In the next part we will discuss the dimensions of business environment. Till then, bye.